Good afternoon, students. Today my topic is Arrhenius equation. In this topic we'll study about the effect of temperature on rate of reaction. मीन्स कैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं जैसे जैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है उसमें हम देखेंगे ये मतलब ये स्टडी करेंगे। और आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है। मींस जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। बट अब पहले हमने बहुत कंसंट्रेशन की बात की, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम 10 डिग्री राइज़ करते हैं टेम्परेचर में तो रेट कांस्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नियरली डबल हो जाती है। पहले भी हमने ये चीज़ बताई थी। और मतलब अगर 10 डिग्री हम राइज़ करते हैं टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल है हमारे पास। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ 2, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका 2 है। रेट ऑफ द रिएक्शन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ x, फाइंड एट 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 20 डिग्री पे है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन x है, तो 80 डिग्री पे कितना होगा। अगर हम 10 डिग्री राइज़ करते हैं टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है तो रेट हमारे पास x है पहले। पर अगर हम 10 डिग्री राइज़ करते हैं टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल। मींस 2x हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी 2x। अगर इसके बाद आप फिर 10 डिग्री राइज़ करते हो टेम्परेचर 30 से 40 पे आते हो तो दुगना हो जाएगी। मींस 2 से क्या हो जाएगा 4, फिर 50 पे 4 से 8, ठीक है, और फिर 60 पे 16 हो जाएगा, 70 पे 32 और 80 पे जाके 64x। मींस जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ना 80 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 64x। मतलब एक तो यही मेथड ले सकते हैं ना हम कि अगर हम 10 डिग्री राइज़ करते हैं टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बट उसके बाद आया मतलब एक्यूरेट रिज़ल्ट कैसे आया, एक्यूरेट रिज़ल्ट कैसे मिला हमें कि आर्हीनियस ने फिर बताया था कि एक्यूरेट कैसे जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। और उसने एक इक्वेशन दी थी K इज़ इक्वल टू A e⁻⁻ अपॉन RT। K हमारे पास रेट कांस्टेंट है, A इज़ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी आप कह सकते हो या आर्हीनियस फैक्टर भी कह देते हैं या प्री एक्सपोनेंशियल, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, तो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी हम कह सकते हैं। और E हमारे पास जिसकी पावर है तो वो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। E जो हमारे पास है ना ये E है, ये हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम मेजर करेंगे जाउल पर मोल में। और R आपको पता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी जो हम बात कर रहे हैं अब इसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, ऐसी होगी। और अगर आप ग्राफ करते हो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे आपके पास स्ट्रेट लाइन आना था, बट अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ होगा वो ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोलिजन थ्योरी आती है। कोलिजन थ्योरी में मतलब कैसे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके और क्या रिज़ल्ट मिलता है और कौन कौन से मतलब बैरियर्स आते हैं जो कुछ भी होता है वो। इसमें क्या है कि सारे जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है ना वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। मतलब अगर इफ़ेक्टिव होता है फिर उसके बाद प्रोडक्ट मिलती है ना हमें, कि हर एक कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में इफ़ेक्टिव नहीं होता। इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए कुछ मतलब कैसे हमारे पास बैरियर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले है ओरिएंटेशन बैरियर, मतलब जो कोलिजन होना है उस कोलिजन की ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये कोलाइड कर रहे हैं बी के मॉलिक्यूल्स के साथ, तभी तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी ना। तो बी के मॉलिक्यूल इधर कोलाइड कर रहे हैं तो ये इन दोनों में कोलिजन तो हो गया, पर ये दोनों बाकी रह गए ना, ये इफ़ेक्टिव नहीं है कोलिजन। अब ये देखो ये वाली भी टाइप ही है, ये वाला कोलिजन है बट ये भी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता कोलिजन, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं जिसमें अगर इसमें देखो बिल्कुल ए है हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये वाला ए मॉलिक्यूल है
बिल्कुल हेड ऑन हेड कोलिजन हो रहा है, बिल्कुल। तो ए मॉलिक्यूल बी के साथ कोलाइड कर रहा है, इसमें भी कर रहा है कोलाइड, हेड ऑन हेड। इफेक्टिव कोलिजन ऐसे होगा, ठीक है। ए के मॉलिक्यूल, ए बी के मॉलिक्यूल बन गया, ये भी ए का और बी ए बी मॉलिक्यूल बन गया, मतलब इसलिए बने ना 2 AB मॉलिक्यूल। अगर कोलिजन इफेक्टिव ही नहीं होगा तो हमारे पास रिजल्ट कैसे आएगा? ऐसे कोलिजन, ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, ये भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, ये जो कोलिजन है ना हमारे पास, ये इफेक्टिव कोलिजन बनता है, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी एनर्जी बैरियर्स भी आते हैं। फर्स्ट हमने किया कि ओरिएंटेशन कैसे होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की, कोलिजन कैसा होना चाहिए, तभी तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी ना अच्छे। अगर इफेक्टिव कोलिजन होगा, हेड ऑन हेड कोलिजन होगा। उसके बाद है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर में हमारे पास ये देखो रिएक्टेंट यहाँ पे और प्रोडक्ट, और ये वाला एनर्जी बैरियर, इस बैरियर को क्रॉस करके हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब रिएक्टेंट जब इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तब हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी के बीच में ग्राफ है। और ये जो एनर्जी है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये वाले बैरियर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट पे, ये हमारे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उनको क्रॉस करने के लिए बैरियर को। और ये वाली जो एनर्जी है ये टोटल है, बिल्कुल टोटल। अगर आप यहाँ से यहाँ तक मिलाते हो ना, पूरी टोटल एनर्जी हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। उस एनर्जी को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये वाली जो एनर्जी है ना रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये वाली क्रॉस करने वाली, ये यहाँ से यहाँ तक ये EA है। EA मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, इसमें है कि कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, कि कितना क्रॉस करना है उसने एनर्जी बैरियर को टू कॉज इफेक्टिव कोलिजन। मींस एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू क्रॉस एनर्जी बैरियर, या थ्रेशोल्ड भी आप कह सकते हो, टू कॉज इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन तभी होगा ना जब वो क्रॉस करेगा एनर्जी बैरियर को। और जो EA है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है? थ्रेशोल्ड माइनस ER। ये देखो हमारे पास जो ग्राफ था, यहाँ से रिएक्टेंट है और ये वाले हमारे पास क्या बने थे? प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे EP और ये हमारे पास है ER। और ये वाली जो एनर्जी है ना, ये वाली, ये EA है। और टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है? ET। अब अगर हमने EA लेनी है तो ET में से ER जो रिएक्टेंट वाली एनर्जी हमें माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो EA आएगी ना हमारे पास एनर्जी। यही बताया था ना आपको। मीन्स ये वाली एनर्जी जो ET है हमारे पास, EA किसके इक्वल होगा? ET माइनस ER। ET में से हमने किसको माइनस करना है? ER को, ठीक है। वो चीज़ हमारे पास आएगी ये वाली। उसके बाद हमारे पास ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ये ग्राफ बनेगा। इसमें काफ़ी सारी, यहाँ पे मान लो अगर बैरियर है हमारे पास, काफ़ी ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये वाले मॉलिक्यूल्स उस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। मींस इनकी एनर्जी ज़्यादा हुई ना, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, क्योंकि ये क्रॉस किया हुआ इन्होंने बैरियर, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी EA से ज़्यादा, ये EA का बैरियर है। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी EA से, तो वो होंगे E इज़ इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT वाले मॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल कैन कॉज इफेक्टिव कोलिजन अगर ओरिएंटेशन बिल्कुल प्रॉपर होगी। तो रेट भी उसी मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा ना, कितने फास्टली वो कोलिजन कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है। तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इज़ इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT।